हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th का एक चैप्टर लिहाजा की ओर, जिसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। फ्रेंड्स, इसको लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और वो लोग सोचते हैं कैसे ये चैप्टर क्लियर हो। तो बहुत टफ ये चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है। बस समझ की फेर है कि आप उसको किस तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे उसको हेडिंग के हिसाब से समझाऊंगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं लिहाजा की ओर। पहला हेडिंग है नेपाल तिब्बत मार्ग। राहुल सांकृत्यायन जी ने जब ये वाला चैप्टर लिखा था तो इस चैप्टर में राहुल सांकृत्यायन जी ने वर्णन किया था तिब्बत की जो राजधानी थी लिहाजा की ओर जाने के लिए जो रास्ते में कठिनाइयां आती थी, जो दुर्गम रास्ते थे, उनका वर्णन किया है। उस समय फरी कलिंगपोंग का रास्ता बंद था, यानी कि भारतीय वस्तुओं का जो आदान प्रदान या जो वस्तुएं वहां जाती थी या व्यापार जो होता था वो नेपाल के रास्ते होता था। और उस समय वहां अनेकों सैनिक छावनियां भी थी, बहुत सारी फौजी चौकियां थी, जो कि कालांतर में जो वहां के स्थानीय निवासी थे, किसान थे, उन्होंने वहां पे अपना बसेरा बना लिया। कालांतर से मतलब समय के साथ बदलते बदलते वहां पे बहुत सारे जो किसान थे, लोकल यानी स्थानीय निवासी जो वहां के थे, उन लोगों ने वहां पे अपना बसेरा बना लिया और वहां वो रहने लगे। और वहीं पे लेखक जब उस रास्ते से गुजरा तो उन्हीं लोगों के पास रुका और वहां बैठकर उसने उन लोगों के साथ चाय पी। तो ये तो हो गया हमारा पहली वाली हेडिंग का। अब देखते हैं दूसरी वाली हेडिंग, तिब्बत का सामाजिक जीवन। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ राहुल सांकृत्यायन जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर में कि उस समय का जो सामाजिक जीवन था तिब्बत का वो कैसा था। तो फ्रेंड्स, उस समय जाति पाति, पर्दा प्रथा, छुआछूत कुछ भी नहीं था। मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति किसी भी घर की महिला को अपना सामान देकर अपनी चाय बनवा सकता था। उसके लिए वो क्या क्या दे सकता था? नमक, सोडा, उसको एक चौड़ी में मत करके उस घर की महिला यानी जिस भी किसी घर में वो अपनी चाय बनाने के लिए देते थे, तो नमक, सोडा और मक्खन इसको मत करके किसी भी घर की महिला जो है वो उन्हें दे देती थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो अपना ये सामान किसी घर की महिला को देता था तो वो उसे अच्छी तरह मत कर एक चौड़ी में भरकर दे देती थी। चौड़ी एक तरीके का पात्र यानी बर्तन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल सुराही आती है, उसमें टोंटी लगी रहती है, उसी तरीके का एक पात्र, उसे चौड़ी कहा जाता है। उसमें वो भर करके दे देती थी। और उस समय डाकुओं का बहुत भय था, तो भिखमंगों को देख करके लोग बहुत जल्दी डर जाया करते थे, अपने घर के अंदर नहीं आने देते थे। उन्हें लगता था भिखमंगे के वेश में कोई डाकू ना हो। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन ठीक था। छुआछूत, पर्दा प्रथा ऐसी कोई भी बात नहीं थी और लोग दयालु प्रवृत्ति के थे। बस डर बना रहता था डाकुओं का कि डाकू कहीं ना आ जाए। और डाकू आने पर वो इतने खूंखार डाकू थे कि वो पहले मार देते थे, मार देने के बाद वो तलाश करते थे कि कोई सामान तो इनके पास नहीं है। तीसरी हेडिंग है लेखक की यात्रा की शुरुआत। फ्रेंड्स, लेखक की जो यात्रा की शुरुआत हुई थी वो एक चीनी परित्यक्त किले से हुई थी। कई बार एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यूज में कहां से हुई थी, तो याद रखिएगा चीनी परित्यक्त किले से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और जब इन्होंने यात्रा शुरू की तो ये कुछ ही दूरी पर पहुंचे कि एक राहदारी मांगने के लिए एक व्यक्ति इनके पास आया। राहदारी से मतलब है जैसे आजकल आप लोग टोल टैक्स देते हैं, वैसे ही उस समय टोल टैक्स नाम की कोई चीज थी नहीं। उस समय राहदारी यानी राह का खर्च मांगने के लिए मैनुअली कोई व्यक्ति आकर के आपसे मांगता था। क्योंकि लेखक अपनी यात्रा सुमति के साथ कर रहा था, सुमति वहां का स्थानीय निवासी था, तो स्थानीय निवासी होने के कारण उसने 2 चिटें निकाल करके उस राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दी। और उन चिटों को देखकर जो व्यक्ति राहदारी मांगने आया था उसने उन्हें कुछ नहीं कहा और आसानी से जाने दिया। अब भिखमंगे के वेश में होने के कारण भी इन्हें रहने के लिए गांव के आखिरी जो मकान था उसमें रहने के लिए शरण मिली और वो मकान बहुत अच्छा बना था।
क्योंकि भिखारी के वेश में थे तब भी अच्छा घर मिला। तो उस समय लेखक को एक बात याद आती है कि जब आज से पूर्व वो 5 साल पहले इसी रास्ते पे एक भद्र पुरुष के वेश में आया तो उसे रहने के लिए स्थान नहीं मिला था, एक गरीब झोपड़ा मिला था। तो ऐसा क्यों हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तब उसके साथ सुमति नहीं था। तो ये कारण था कि 5 साल पहले भद्र पुरुष के वेश में होने के कारण भी उसको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। चलिए अब देखते हैं अगला वाला हेडिंग हमारा कौन सा है। निर्जन स्थल डांडे। ये जो निर्जन स्थल डांडे है, ये डांडे देवता का मंदिर है और इसकी ऊंचाई लगभग 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है। क्योंकि वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, पहाड़ हैं और उनके घुमावदार होने के कारण दूर दूर तक किसी व्यक्ति के दर्शन नहीं होते। कोई गांव वहां पे नहीं बसा हुआ है तो उसे हम निर्जन ही कहेंगे। निर्जन मतलब निर मतलब नहीं, जन मतलब लोग, जहां पे लोग नहीं होते। यहाँ पे डाकुओं का बहुत ज्यादा भय बना रहता है क्योंकि लोग नहीं होते हैं तो डाकू आसानी से छिप सकते हैं। तो यहाँ पे डाकुओं को छिपने का बड़ी आसानी से अपने लिए जगह मिल जाती है, ये आसानी से वहां छुपते हैं। वहां पे डांडे देवता के मंदिर में सजाने के कुछ अलग ही तरीके के सामान लेखक को मिले थे। वहां मिले थे जानवरों के सींग, पत्थरों के टुकड़े, रंगीन कपड़ों की जो डंडियां मतलब पगडंडियां नहीं बोलेंगे, रंगीन कपड़ों की पताकाएं मिली थी जिससे यहाँ पे वो लोग डांडे देवता के मंदिर को सजाते थे। अब ये लोग जब डांडे देवता के मंदिर के लिए काफी ऊंचाई पर गए तो रास्ते में उन्हें कई तरीके के ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें देखकर इन्हें भय लगा। तो भय लगने पर इन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे ये डाकू हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने सिर में पहनी हुई टोपी निकाली, उसको बड़े आसानी से सामने रखा और एक शब्द बोला, कुची कुची दया दया, जिसका अर्थ हुआ कुची कुची मतलब जिसका अर्थ है दया दया, और ये जीभ बाहर निकाल रहे थे जिसका अर्थ था कि हमारे ऊपर दया करो। मीन्स वो अपने आप को भिखारी दिखा रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी भी तरीके का हथियार का कोई कानून नहीं था। यहाँ लोग बड़े आराम से अपने पास पिस्तौल रखते थे क्योंकि वहां की जो पुलिस थी या जो खुफिया विभाग था उस पर अपना पैसा खर्च नहीं करते थे। जैसे हमारे यहाँ भारत में यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं अपने सिरहाने में लठिया रख करके सोते हैं, लाठी रखकर सोते हैं, ऐसे ही वहां पे लोग बंदूक रख करके सोते थे। कहने का मतलब ये है कि वहां पर हथियार का कोई कानून नहीं था। फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते चले और आगे बढ़ते बढ़ते ये डांडे देवता के मंदिर तक पहुंचे। चलिए अब देखते हैं अगला वाला हेडिंग क्या है। लेखक का रास्ता भटकना। अब ये लोग चलते चलते डांडे देवता के मंदिर पर पहुंचे जो कि 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पे था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो मंदिर बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया, छोटे छोटे रंगीन पत्थरों से, कपड़ों से रंग बिरंगे और जानवरों के सींगों से सजाया गया था और पूरब से पश्चिम तक हजारों बर्फीली पहाड़ियों से ढका हुआ था और बहुत सुंदर ये लग रहा था। देखते ही इसकी सुंदरता बनती थी, बहुत खूबसूरत ये स्थान लग रहा था। अब इस स्थान पर जब ये काफी ऊंचाई पर चले गए, दोनों मित्र साथ में थे, चलते चलते इन्हें काफी देर हो गई और समय उतराई का आया। तो उतरते समय जो सुमति था वो काफी तेजी से अपने स्थान तक आ गया, मतलब जहां उसे पहुंचना था, लेकिन जो लेखक था वो काफी पीछे रह गया। उसके पीछे कारण ये था कि लेखक का जो घोड़ा था वो कुछ सुस्त था, बहुत धीरे धीरे चलता था और कुछ लेखक को रास्ते का पता भी नहीं था। इधर जो सुमति था वो समय से अपने स्थान को पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था या जहां पे लेखक और सुमति ने मिलने की जगह निर्धारित की थी, वहां पे वो पहुंच गया। अब सुमति लेखक का इंतजार करते करते काफी देर तक बैठा रहा और कहा जाता है कि मंगोल प्रजाति के लोगों का मुंह लाल होता है, क्योंकि जो सुमति था वो मंगोल प्रजाति का था, उसका मुंह वैसे ही लाल था, लेकिन चाय बार बार गर्म करने के कारण उसको और अधिक क्रोध आ गया, उसका मुंह और अधिक लाल हो गया। अब काफी देर बाद उसने देखा कि लेखक उसके पास आ रहा है। उसके आने पर उसने लेखक से गुस्से में पूछा कि तुमने इतनी देर कैसे लगा दी। तो लेखक ने अपनी बात बताई कि मैं रास्ता भटक गया था, दूसरा मेरा घोड़ा बहुत सुस्त था। तो जब उसने अपनी बात लेखक को बताई तो लेखक को उसकी बात समझ में आई।
फिर इन दोनों ने अपना सामान उठाया और आगे की यात्रा इन्होंने आरंभ की। आगे की यात्रा के लिए ये दोनों चल पड़े। आइए देखते हैं तिंगरी का मैदान। तिंगरी का मैदान हमारी अगली हेडिंग है। तिंगरी के मैदान में लेखक और सुमति दोनों पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें वो जो तिंगरी का स्थान था या जो मैदान था वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक टापू हो, और उसके भीतर से दूर देखने पर जो पहाड़ियां उन्हें दिखाई दे रही थी वो तिंगरी समाधि की तरह से दिखाई दे रही थी। यहां पर पहुंचकर सुमति के पास कुछ बोध गया से लाए हुए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े थे, यानी छोटे छोटे कपड़ों के एक तरीके से कह सकते हैं झंडिया टाइप के कपड़े थे। वो उन्हें डंडों में बांधकर एक धार्मिक चिन्ह बनाकर वहां के स्थानीय लोगों को दे रहा था। और वहीं पे सुमति ने किसी एक व्यक्ति से मिलने के लिए बहाना बनाया अपने मित्र लेखक से कि मुझे अपने एक यजमान से मिलने के लिए जाना है शेखर विहार में। तो शेखर विहार में वो एक यजमान से मिलने के बहाने वहां से चला जाता है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, जागीरदारी का प्रचलन। फ्रेंड्स, उस समय जागीरदारी का बहुत ज्यादा प्रचलन था। वह उस समय जो जमीन थी वो छोटे छोटे जागीरों में बटी हुई थी और ये जागीरें वहां के मठों की देखरेख में थे। और वहां के जो स्थानीय भिक्षु थे वो वहां के स्थानीय लोगों से बेगार करवाते थे, यानी मजदूरी करवाते थे अपने खेतों में मजदूरी करवाने के बाद जो कुछ भी वहां से अन्न प्राप्त होता था मठों तक वहां पहुंचाते थे। उसके बाद वो उन लोगों को देते थे और इन सबकी देखभाल के लिए समय समय पर भिक्षुगण वहां पर आकर के इसको देखा करते थे। उनकी देख रेख में ये जागीरदारी का काम हुआ करता था। अब हमारा लास्ट हेडिंग है, मुखिया भिक्षु नमसे से मुलाकात। अब यहाँ के जो मेन मुखिया भिक्षु थे नमसे थे, जो कि एक बहुत ही भद्र व्यक्ति थे। भद्र व्यक्ति से मेरा मतलब है एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे, क्योंकि लेखक और सुमति भिखमंगे के वेश में थे। बावजूद इसके वो उनसे बहुत प्रेम से मिले, बड़े श्रद्धा भाव से मिले, बजाय इस बात की चिंता करने के कि इन्होंने भिखमंगे का वेश धारण किया हुआ है। बहुत प्रेम से मिले और अपनी बातें उनके साथ की। अब उनसे मिलने के बाद लेखक ने देखा कि जो भिक्षुक नमसे थे उन भिक्षुक नमसे ने उन्हें कुंजर वचन यानी कि बुद्ध की लिखी हुई जो हस्तलिखित पोथियां थी वो उन्हें दिखाई, जो कि 103 थी पोथियों की संख्या और जो वजन में लगभग 15-15 सेर की थी। उन हस्तलिखित पुस्तक जो पोथियां थी उन्हें देख करके लेखक का आसन वहीं पे जम गया, मतलब लेखक वहीं बैठ गए और उन 15-15 सेर की जो 103 पोथियां थी उन्हें पढ़ने बैठ गए। और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और उसके बाद पढ़ने के बाद लेखक और सुमति अपने अपने स्थान की ओर चले गए। तो ये था हमारा पाठ लिहाजा की ओर, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कुछ इसके क्वेश्चन भी बनते हैं छोटे छोटे से, जिन क्वेश्चन को आप लोग जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको आप अगर 2-3 बार सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन खुद में ही समझ में आ जाएंगे। जैसे पोथियों की संख्या कितनी थी तो 103 थी, पोथियों का वजन कितना था तो 15 सेर का था, और तिंगरी के मैदान की लंबाई कितनी, जो ऊंचाई थी कितनी थी 16-17 हजार फीट की थी। वहां वो मंदिर सजाया कैसे था, वो जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों और पत्थरों से सजाया गया था। और पहली बार उन्होंने यात्रा जो की थी उस समय उन्हें अच्छी जगह रहने को क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि उनके साथ सुमति नहीं था। दूसरी बार भिखमंगे के वेश में होने के कारण भी उन्हें रहने की जगह मिली, क्यों मिली थी, क्योंकि उस समय सुमति था। राहदारी मांगने के लिए जो व्यक्ति आया था उसने राहदारी नहीं मांगी, क्यों नहीं मांगी, क्योंकि सुमति ने अपनी और लेखक की जो पर्चियां थी वो राहदारी मांगने वाले को दे दी थी। फ्रेंड्स, इसी तरीके के कई सारे प्रश्न हैं जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ब खुद बना पाएंगे। फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे बहुत अधिक प्रेरित करते हैं, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊं। तो फ्रेंड्स, आप कीजिए वीडियो एंजॉय। मैं चलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में।